तो आज हमारे हाथ जो विश्लेषण है वो वाकई में चौंकाने वाला है। भारत सरकार न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ है। अब तक जो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए खुला था, उसे अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा दांव है और आज हम इसी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज है वो प्रधानमंत्री मोदी की एक घोषणा का विश्लेषण करते हैं और मिशन सीधा है ये समझना कि इस इतने बड़े नीतिगत बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है। क्या ये भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर इसमें कुछ ऐसे जोखिम छिपे हैं जिन पर बात नहीं हो रही है। तो सवाल यही है कि ये एक गेम चेंजर है या एक बहुत बड़ा जुआ। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अब तक चल क्या रहा था। अभी तक भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन चलाता था और नियम क्या थे, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि ये बदलाव कितना बड़ा है। बिल्कुल। अब तक की कहानी आप कह सकती हैं बहुत सीधी थी। 1962 में एक कानून बना था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, और इस कानून ने साफ कर दिया था कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और चलाने का काम सिर्फ सरकार करेगी। और इस काम के लिए एक ही कंपनी थी, NPCIL, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, NPCIL? हाँ, तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर पर NPCIL का एक छत्र राज था, एक तरह की मोनोपोली। किसी भी प्राइवेट कंपनी को इस मैदान में उतरने की इजाजत ही नहीं थी। ठीक है, तो 60 साल से एक ही सिस्टम चल रहा था। अब इसमें क्या बदल रहा है? जो नया बिल आने वाला है वो इस तस्वीर को कैसे बदलेगा? ये तस्वीर को पूरी तरह से पलट देगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक संसद के अगले शीतकालीन सत्र में एक नया एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 पेश किया जाएगा, और ये बिल प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल देगा। अच्छा। हाँ, खासतौर पर दो नए और बहुत ही दिलचस्प क्षेत्रों में। पहला है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, जिन्हें SMRs कहा जाता है। SMRs? जी, ये पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट के मुकाबले बहुत छोटे, ज्यादा सुरक्षित और कहीं भी लगाए जा सकने वाले पावर प्लांट होते हैं। और दूसरा है एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी भविष्य की परमाणु तकनीक। जो पॉलिसी दशकों से पत्थर की लकीर थी, उसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। और इस बदलाव के पीछे का लक्ष्य तो और भी हैरान करने वाला है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने का टारगेट रखा गया है। 100 गीगावाट? हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आज की हमारी क्षमता से करीब 15 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, 15 गुना। ये नंबर ही बताता है कि ये कितना बड़ा और मुश्किल मिशन है। तो सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? NPCIL तो सालों से काम कर ही रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार को प्राइवेट कंपनियों की याद आ गई? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है भविष्य की जरूरतें। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है जिसे हमारे स्रोतों ने उजागर किया है। भारत का AI सपना, वो सीधे सीधे परमाणु ऊर्जा से जुड़ा है। AI का सपना? वो कैसे? ये जो बड़े बड़े AI डेटा सेंटर बन रहे हैं या बनने वाले हैं, वो 24 घंटे बिजली पीते हैं। अच्छा। उन्हें एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता। हमारी सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वो रात में या जब हवा ना हो तब रुक जाती। हाँ, रुक जाती है। AI को एक ऐसी पावर सप्लाई चाहिए जो कभी न रुके और वो भी क्लीन हो। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि क्या भारत बिना रुके साफ सुथरी परमाणु ऊर्जा के बिना एक AI सुपर पावर बन सकता है? शायद नहीं। और ये इस पूरी पॉलिसी का एक छिपा हुआ लेकिन शायद सबसे बड़ा ड्राइवर है। इसके अलावा पारंपरिक वजह तो है ही, जैसे कोयले और तेल पर हमारी निर्भरता कम करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना। 100 गीगावाट का लक्ष्य इतना बड़ा है कि सरकार जानती है कि वो अकेले इसे हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का पैसा, उनकी तेजी और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स की सख्त जरूरत है। यहाँ पर वो अंतरिक्ष वाला उदाहरण दिमाग में आता है। जब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया तो स्काईरूट जैसी कंपनियां सामने आईं, जिन्होंने कुछ ही सालों में वो कर दिखाया जो शायद सरकारी सिस्टम में दशकों लग जाते। क्या सरकार यहाँ भी वही जादू दोहराने की उम्मीद कर रही है? हाँ, उम्मीद बिल्कुल वैसी ही है, और वो उदाहरण बहुत सटीक है। सोचिए, स्काईरूट ने क्या अलग किया। उन्होंने नए मटेरियल का इस्तेमाल किया, 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी अपनाई और रॉकेट बनाने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया। सही बात है। नतीजा, लागत बहुत कम हो गई और काम बहुत तेजी से हुआ। सरकार को उम्मीद है कि न्यूक्लियर सेक्टर में भी ऐसा ही होगा। प्राइवेट कंपनियां अपने साथ मुकाबला लाएंगी, नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएंगी और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का दबाव बनाएंगी।
सरकारी एकाधिकार में अक्सर प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और लागत कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये उस कल्चर को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन क्या ये उम्मीद थोड़ी ज्यादा आशावादी नहीं है? रॉकेट बनाना और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना दो बहुत अलग चीजें हैं। ऊर्जा जैसे जरूरी क्षेत्र में क्या प्राइवेट कंपनियां सच में आम आदमी के लिए बिजली सस्ती करेंगी, या वो सिर्फ अपना मुनाफा देखेंगी, जैसा हमने कई दूसरे सेक्टर्स में देखा है? ये इस योजना का सबसे बड़ा चैलेंज है और आपका संदेह बिल्कुल जायज है। कोई भी प्राइवेट कंपनी समाज सेवा के लिए तो आएगी नहीं, वो मुनाफा कमाने ही आएगी। बिल्कुल। इसीलिए एक मजबूत रेगुलेटर यानी नियामक की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। एक ऐसी संस्था जो ये तय करे कि कंपनियां सुरक्षा के मानकों से खिलवाड़ ना करें और बिजली की कीमतें भी कंट्रोल में रहें। अगर रेगुलेटर कमजोर हुआ तो आपका डर सच साबित हो सकता है। चले इसी डर पर और बात करते हैं, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर शब्द आता है तो दिमाग में चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी तस्वीरें घूम जाती हैं। सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्राइवेट कंपनी सिर्फ सॉरी बोलकर निकल जाएगी? ये एक बहुत ही गंभीर और जरूरी सवाल है और इसी सवाल का जवाब इस पूरी पॉलिसी की किस्मत तय करेगा। भारत में 2010 का एक कानून है CLND, यानी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। CLND जी, ये कानून कहता है कि अगर कोई हादसा होता है तो प्लांट चलाने वाली कंपनी की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। मतलब गलती किसी की भी हो, हर्जाना ऑपरेटर को ही देना होगा। और ये हर्जाना कितना है? कोई लिमिट है इस पर? हाँ, और यहीं पर असली पेज है। कानून के मुताबिक ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपए पर सीमित कर दी गई है। 1500 करोड़? हाँ, अब आप सोचिए, एक प्राइवेट निवेशक के नजरिए से 1500 करोड़ का जोखिम किसी भी कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ा है और यही डर उन्हें अब तक इस सेक्टर से दूर रखे हुए था। वो चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो सरकार इस देनदारी का एक बड़ा हिस्सा उठाए या फिर एक इंश्योरेंस पूल बनाया जाए जो इस जोखिम को कवर करे। अच्छा, तो 1500 करोड़ का जोखिम ही वो दीवार है जो प्राइवेट कंपनियों को रोक रही है। लेकिन इसमें एक और कानूनी पेचीदगी का जिक्र है, राइट टू रिकोर्स। ये क्या चीज है? ये भी एक बहुत बड़ा कांटा है। राइट टू रिकोर्स का सीधा मतलब है कि अगर हादसा किसी विदेशी सप्लायर, मान लीजिए किसी अमेरिकी कंपनी के खराब पुर्जे की वजह से होता है, तो क्या भारतीय ऑपरेटर उस अमेरिकी कंपनी पर हर्जाने का दावा कर सकता है या नहीं? भारतीय कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन विदेशी कंपनियां इस शर्त से बहुत डरती हैं। वो कहती हैं कि हम आपको उपकरण बेच देंगे, लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो आप हम पर केस नहीं कर सकते। इसी एक शर्त की वजह से हमारी कई बड़ी न्यूक्लियर डील सालों से अटकी हुई हैं। ये तो कानूनी और वित्तीय चुनौतियां हुई, लेकिन एक मानवीय पहलू भी तो है। मुझे तमिलनाडु के कुडनकुलम प्लांट का विरोध याद है, जो सालों तक चला था। लोगों में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक स्वाभाविक डर होता है। क्या प्राइवेट कंपनियों के आने से ये डर और बढ़ नहीं जाएगा? लोगों को लगेगा कि एक प्राइवेट कंपनी तो मुनाफे के लिए सुरक्षा से कभी भी समझौता कर सकती है। ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि इस पूरी योजना की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। कुडनकुलम में लोगों का डर क्या था? फुकुशिमा हादसे के बाद उन्हें डर था कि सुनामी आई तो क्या होगा और प्लांट की वजह से समुद्र के पानी पर क्या असर पड़ेगा, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल, जिससे उनकी मछली पकड़ने की रोजी रोटी चलती है। ये डर असली थे। अब जब एक प्राइवेट कंपनी आएगी तो लोगों का अविश्वास और गहरा हो सकता है। उन्हें यह भरोसा दिलाना कि सुरक्षा के मानक सरकारी कंपनी से भी बेहतर होंगे, कम नहीं, एक पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। इसके लिए जबरदस्त पारदर्शिता की जरूरत होगी। कंपनियों को अपने सेफ्टी ऑडिट्स पब्लिक करने होंगे, लोगों से लगातार बात करनी होगी। अगर जनता का विश्वास नहीं जीता तो जमीन लेने से लेकर प्लांट चलाने तक हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देश के अंदर चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ देखते हैं। वैश्विक मंच पर इस कदम का क्या असर होगा? क्या इससे दुनिया में भारत की हैसियत पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। याद कीजिए, भारत को NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से एक विशेष छूट मिली हुई है। हाँ, मिली थी। इसके बाद ही अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। अब जब प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल होगा तो ये रिश्ते और मजबूत होंगे। विदेशी कंपनियां अब सीधे भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती हैं और निवेश ला सकती हैं। ये सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और कूटनीति का एक संगम है जो भारत को ग्लोबल हाई टेबल पर एक मजबूत सीट दिलाएगा। और चीन का एंगल भी तो है। बिल्कुल, वो भी तो इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये विकसित भारत के विजन से सीधे जुड़ता है।
चीन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMRs के विकास में दुनिया में सबसे आगे है। अच्छा। वो इन्हें बनाकर दूसरे देशों को बेचने की भी योजना बना रहा है। अगर भारत को एक तकनीकी महाशक्ति बनना है और चीन को टक्कर देनी है तो उसे भी अपने स्वदेशी SMRs बनाने होंगे। प्राइवेट सेक्टर के आने से इस रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत तेजी आएगी। ये सिर्फ ऊर्जा की नहीं बल्कि तकनीकी दबदबे की भी लड़ाई है। ये वाकई एक बड़ा रणनीतिक दांव है, लेकिन यहाँ कुछ और सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे परमाणु कचरा यानी न्यूक्लियर वेस्ट। हाँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। जब सैकड़ों प्राइवेट प्लांट लग जाएंगे तो इस खतरनाक कचरे का मैनेजमेंट कौन और कैसे करेगा? और दूसरा, परमाणु तकनीक का इस्तेमाल तो दोहरे कामों के लिए हो सकता है, नागरिक भी और सैन्य भी। बिल्कुल। जब ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट हाथों में जाएगी तो इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या गार्ड रेल्स होंगे? ये दोनों ही बहुत नाजुक और गंभीर सवाल हैं और इनका जवाब नए कानून में बहुत साफ साफ देना होगा। देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट की जिम्मेदारी आखिर में सरकार को ही लेनी होगी। अच्छा। कोई भी प्राइवेट कंपनी हजारों साल तक कचरा संभालने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। शायद सरकार एक केंद्रीय एजेंसी बनाएगी जो सभी कंपनियों से वेस्ट इकट्ठा करेगी और उसे सुरक्षित रखने का इंतजाम करेगी, जिसके लिए कंपनियां एक फीस देंगी। ये हो सकता है। और जहां तक दोहरे उपयोग वाली तकनीक का सवाल है तो रेगुलेटर को बहुत ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। हर चीज की निगरानी करनी होगी ताकि कोई भी संवेदनशील जानकारी या मटेरियल गलत हाथों में न जाए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इतने सारे पेंच और चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? क्या ये योजना कामयाब हो भी पाएगी? विश्लेषण में कुछ समाधान भी सुझाए गए होंगे। हाँ, और समाधान एक संतुलित रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए। एक चरणबद्ध तरीका, मतलब एक फेज्ड अप्रोच अपनाने की बात कही गई है। फेज्ड अप्रोच? जी, यानी शुरुआत छोटे प्रोजेक्ट्स, खासकर SMR से की जाए। देखा जाए कि ये मॉडल कैसे काम करता है। सरकार को देनदारी वाले मुद्दे पर भी बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। शायद वो प्राइवेट कंपनियों को सरकारी गारंटी दे या एक बड़ा इंश्योरेंस पूल बनाने में मदद करे। लेकिन इन सब से ऊपर एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक संस्था। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। बिल्कुल। एक ऐसा रेगुलेटर जो प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी बड़ी कंपनी, किसी के भी दबाव में ना आए, जिसका एक ही काम हो, सुरक्षा, सुरक्षा और सिर्फ सुरक्षा। अगर ये संस्था मजबूत होगी तो लोगों का भरोसा भी बनेगा और कंपनियां भी अनुशासन में रहेंगी। अगर ये संस्था कमजोर पड़ गई तो ये पूरा परमाणु पुनर्जागरण एक बड़ी आपदा में बदल सकता है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, परमाणु पुनर्जागरण, इंडियाज न्यूक्लियर रेनेसांस। हमारे दस्तावेजों में भी इस बदलाव को यही नाम दिया गया है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? ये एक तरफ असीम संभावनाओं और अवसरों की ओर इशारा करता है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, लगभग डरावनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है, भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ ऊर्जा की आज़ादी, AI सुपर पावर बनने का सपना और तकनीकी तरक्की का एक बहुत बड़ा अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के सवाल, हजारों करोड़ की देनदारी का डर और सबसे बढ़कर 140 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल करने की गंभीर चुनौती एक दीवार बनकर खड़ी है। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्काई रूट का उदाहरण बहुत अच्छा है, जहां प्राइवेट सेक्टर ने आकर इनोवेशन किया, लेकिन परमाणु ऊर्जा का मामला स्पेस से बहुत अलग है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, गहरी गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के धागों से बुना गया है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या ये क्षेत्र वाकई प्राइवेट कंपनियों की मुनाफे की भूख और कंपटीशन के सिद्धांतों पर फल फूल सकता है बिना सुरक्षा के साथ कोई बड़ा समझौता किए? या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा सरकार के ही हाथों में रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों न हो? इस पर जरूर सोचिएगा।